हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका फतेह सीरीज का डे 37 होगा और कॉस्ट अकाउंटिंग की आज सेकंड डे होगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें टोटल 4 to 5 डेज में हम इसको फिनिश करने वाले हैं। तो आज का डे सेकंड होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। और यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो हमने आज की वीडियो में शामिल किए हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। बिकॉज दिस इज सपोर्ट फॉर अस, नॉट फॉर अस, दिस इज सपोर्ट ऑफ ऑल कॉमर्स कम्युनिटी। सो प्लीज सपोर्ट अस बाय योर सब्सक्रिप्शन। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस पर बेस होते हैं? जो लेखांकन सिद्धांत हैं वो आधारित होते हैं किस पर? व्यवहारिकता पर, या व्यक्तिपरकता पर, या रिकॉर्डिंग में सुविधा के लिए, कन्वेंस ऑफ रिकॉर्डिंग, सब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिसटेबिलिटी, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस लिए बनाए गए हैं? आपके कन्वेंस के लिए, सुविधा के लिए, ताकि रिकॉर्डिंग में आपको सुविधा हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक आपका न्यूमेरिकल है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं। देखिए, इफ मशीन आर 8000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड absorption rate is 8 per machine, then the absorbed factory overhead will be। यदि मशीन घंटा 8000 है तथा कारखाना ऊपरी व्यय अधिशोषण दर प्रति मशीन 8 है, तो अधिशोषण कारखाना ऊपरी व्यय होंगे। तो कितने ऊपरी व्यय होंगे वो देखना है। तो देखिए, इसके लिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए। एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड इजिकल टू होता है आपका मशीन मशीन आवर मशीन आर मशीन आवर्स इनटू मशीन आवर्स इनटू फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट पर मशीन पर पर आवर। तो ये आपको दिया हुआ है। देखिए, अगर मशीन आर की बात करें तो वो दिया हुआ है आपको 8000 इनटू, और आपको जो दिए हुए हैं फैक्ट्री ओवरहेड और मशीन पर आवर वो दिए हुए हैं आपको 8। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 64,000। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को याद रखें। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलॉटमेंट ऑफ द ओवरहेड टू द कॉस्ट अंटिल इज कॉल्ड। लागत इकाई को ओवरहेड का आवंटन कहा जाता है? कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट अप्रेंटिसमेंट, या कॉस्ट एब्सॉर्प्शन, या कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, कॉस्ट एलोकेशन। लागत आवंटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज टू हॉस्पिटल्स। चिकित्सालयों में या अस्पतालों में परिव्यांकन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कॉस्टिंग के लिए कौन सी विधि यूज की जाती है? मेथड ऑफ कॉस्टिंग। और कहाँ पर? हॉस्पिटल में। यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मल्टीप्लाइड कॉस्टिंग, या जॉब कॉस्टिंग। सही आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइम कॉस्ट 16,000, मटेरियल इज 60% ऑफ द लेबर, व्हाट विल बी द लेबर। तो लेबर क्या होगी? देखिए, यहाँ दिया हुआ है मटेरियल इज 60% ऑफ लेबर। मटेरियल कितना है? लेबर का 60%। और प्राइम कॉस्ट कितनी है? 16,000। पूछा है आपसे कि बताइए लेबर कितनी होगी। ठीक है, मूल लागत कितनी है? 16,000।
सामग्री श्रम कितना है? 60%। सामग्री श्रम का 60% है, तो बताइए श्रम कितना है? बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, तो आप इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है कॉस्ट जो दी हुई है आपको 16,000 दी हुई है, तो आप भी कॉस्ट ही निकालेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए पहले लेबर। तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना जो सामग्री है, सॉरी माना श्रम, पहले क्या मानेंगे? श्रम मानेंगे, क्योंकि श्रम पर डिपेंड है आपकी सामग्री, तो श्रम मान के सामग्री कर लेंगे, माना श्रम। श्रम मीन्स लेबर। माना श्रम कितनी है? एक्स। तो अब सामग्री कितनी होगी? जो सामग्री होगी, तो सामग्री होगी एक्स का 60%। एक्स का 60%, तो इस हिसाब से आपकी कुल लागत कितनी होगी? कुल लागत, ठीक है, कुल लागत कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन में तो कह रहा कुल लागत है 16,000, और आपके हिसाब से कितनी आ रही है? एक्स तो था, लेबर प्लस सामग्री कितनी थी इस पर? एक्स इंटू 60 अपॉन 100, ठीक है, इजिकल टू 16,000। इनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए जीरो से जीरो कट कर देते हैं यहाँ पर, और ये आ जाएगा आपका 10 × 10x और प्लस 6x, तो ये हो जाएगा 16x। तो हो जाएगा 16x अपॉन 10, और इधर है आपका 16,000। 16,000, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16,000 इंटू 10, ये जो अपोन में था इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और डिवाइड में ये जो आपका 16 है ये अपोन डिवाइड में आ जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 में जाए 16, तो ये आ जाएगा आपका 10,000। क्या आ जाएगा आपका? 10,000। क्या है 10,000? एक्स। और एक्स आपने क्या माना था? एक्स माना था आपने श्रम, लेबर, और लेबर को ही ये पूछ रहा था कि लेबर बताइए कितना होगा, तो लेबर कितना होगा? 10,000 होगा। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सी, 10,000 आपका लेबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट कंडक्टेड अंडर विच ऑफ द कॉस्ट डिफरेंसेस? किस लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जा सकता? कौन सी लागत मतभेद है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जा सकता? इक्वल, कॉम्परेटिव, एब्सोल्युटली, या ऑल ऑफ दिस? तो ये होगा इक्वल। जो इक्वल लागत मतभेद हैं, इनके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल ऑफ द फर्म आर 74 लाख, जो सेल है वो 74 लाख दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है आपकी 40 लाख। फिक्स कॉस्ट दी हुई है आपकी 8 लाख। ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ द फर्म विल बी, ऑफ द फर्म विल बी, तो फर्म का कितना होगा? तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको चाहिए परिचालन लीवरेज। क्या चाहिए? परिचालन परिचालन लीवरेज। परिचालन लीवरेज, तो ये होगा आपका अंशदान, जो भी अंशदान है, अंशदान और अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको यूं भी कह सकते हैं, बिक्री, जो बिक्री हुई है हमारी उसमें से हम माइनस कर देते हैं परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत, और इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बिक्री परिवर्तनशील लागत, बिक्री माइनस परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील लागत माइनस स्थायी लागत। तो इसका वैल्यू लिख देते हैं। देखिए ये दी हुई है आपकी 70 लाख, ठीक है, बिक्री कितनी दी हुई है? 70 लाख, तो 70
लैख, सभी लैख है तो लैख ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद परिवर्तनशील लागत आपको दी हुई है 40 था, तो 40 लिख देते हैं, ये भी लाख में ही है, तो 40 लिख देते हैं। और अपॉन, अपॉन यहाँ पर कह रहा है बिक्री, तो बिक्री कितनी है 47, 74 लाख माइनस, और परिवर्तनशील लागत कितनी है आपकी 40 माइनस। स्थायी लागत, स्थायी लागत आपको दी हुई है 8 लाख, तो 8 लिख देते हैं इजिकल टू, देखिए इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 34, और 48 माइनस करेंगे तो 8, और हो जाएगा आपका 14 माइनस 8 6, हो जाएगा 26। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1.307। ठीक है, तो आंसर करेक्ट क्या होगा आपका सी, 13 अप्रोक्स, क्योंकि देखिए आपका 13 आ रहा है 7, तो इसको यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1.31, तो सही क्या होगा आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉर्मूला Q अपॉन टू इज यूज टू कंप्यूट द, जो सूत्र है आपका Q अपॉन टू, तो ये का उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। किसकी गणना करने के लिए किया जाता है Q अपॉन टू? टोटल ऑर्डर ऑफ कॉस्टिंग, टोटल कैरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रीऑर्डर पॉइंट्स। तो ये किया जाता है आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट, कुल वहन लागत जो होती है उसको ज्ञात करने के लिए Q अपॉन टू का फॉर्मूला यूज किया जाता है। आप इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि देखिए रख रखाव की लागत की गणना, ये क्या है रख रखाव की लागत की गणना, ठीक है, उसके लिए Q अपॉन टू का प्रयोग किया जाता है। और इसको आप मितव्ययी आर्थक आदेश मात्रा की गणना के लिए कुल रखरखाव की लागत या औसत रखरखाव की लागत की गणना की जाती है। ठीक है, इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि ई ओ क्यू, मतलब मितव्ययी आर्थिक आदेश, मितव्ययी आर्थिक आदेश को भी ई क्यू को, ई ओ क्यू को भी ज्ञात करने के लिए इसकी गणना, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ओ क्यू, क्यू अपॉन टू किसको यूज होता है टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रण के तरीकों को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों को शामिल किया जाता है, और ये भी कौन सा, मजदूरी मिश्रण, मजदूरी मिश्रण को प्रभावित करने वाले, तो यह मिश्रण नहीं है, यहाँ आएगा मजदूरी मिश्रण, क्या आएगा मजदूरी, मजदूरी मिश्र, मजदूरी मिश्र को, ये क्या होगा मजदूरी मिश्र के तरीकों को प्रभावित करने वाले आंतरिक इकाइयों वाले आंतरिक कारकों को शामिल किया जाता है इन द इंटरनल फैक्टर, द इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द वे ऑफ वेजेस मिक्स, वे ऑफ, यहाँ पर वेजेस आएगा, वेजेस मिक्स, वेजेस मिक्स इंक्लूड, तो किसको किया जाता है, कहाँ किया जाता है आपका, रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब, एरिया वर्थ ऑफ द रेट, एम्प्लॉयबिलिटी टू पे, या मेन पावर, मार्केट कंडीशंस। तो इसमें क्या होता है सही ऑप्शन देखिए, अगर इसमें इसको भी ज्ञात करने के लिए होता है और आपका सी भी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बी, मतलब ए और सी। ठीक है, तो मजदूरी मिश्र के तरीके को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों में क्या क्या शामिल है, एक तो नौकरी का सापेक्ष मूल्य, और दूसरा है आपका नियोक्ता की भुगतान करने की क्षमता, ये दोनों ही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, निवेशकों की दृष्टि से पूंजी की लागत है, तो पूंजी की लागत क्या होगी, इंटरेस्ट रेट होगा, मार्केट वैल्यू होगी, यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस होगा, या स्टॉक एक्सचेंज वैल्यू होगा, तो सही आंसर होगा आपका सी, यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस, पूंजी बलिदान की उपज। ठीक है, जो पूंजी सैक्रिफाई होता है उसकी उपज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक विदेशी बाजार में किसी माल को घरेलू कीमत से कम बेचने की परिपाटी और विदेशी बाजार में धात बैठने के लिए माल को उत्पादन लागत पर भी बेच दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं? देखिए आपको क्या करना, इसमें क्या कह रहे हैं कि आप दूसरे देश में गुड्स को बेच रहे हैं और वो भी क्या, जो उसकी माल की लागत पर ही बेच दिया जाता है, जितने का खर्चा है। जैसे आपका 1,000 रुपये का बन रहा है तो उसको आप 1,000 में ही बेच रहे हैं विदेश में। क्यों? क्योंकि आप धाक जमाना चाहते हैं, अपना पकड़ जमानी चाहते हैं वहां पर के आपका जो प्रोडक्ट है वो उस देश में बिकने लगे। सभी आपके ही प्रोडक्ट को देखें तो उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको सेंध लगाना कहते हैं, दलाई राशि पाटन, या जब्त करना कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑप्शन सी, डंपिंग। ठीक है, ना गैंगिंग ना फोर्गिंग, डंपिंग कहते हैं इसको। डंपिंग क्या होगा? दूसरी कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट को बस इतने पर ही बेच रहे हैं कि आपकी लागत लागत आ जाए, जो आपका खर्चा है वो आपको मिल जाए। तो ये क्यों करें? ताकि आप वहां पर उसको राशि पाटन कहते हैं, आप उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं उस मार्केट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड कलेक्टिंग द रिपोर्टिंग कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन। उत्तरदायित्व लेखांकन का उद्देश्य लागत सूचनाओं को एकत्रित एवं प्रतिवेदन करना होता है। डिपार्टमेंटल वाइज करते हैं, या कॉस्ट सेंटर वाइज करते हैं, फंक्शन वाइज करते हैं, या प्रोडक्ट वाइज करते हैं? तो ऑप्शन होगा आपका कॉस्ट सेंटर वाइज। जो लागत के अंदर अनुसार ये इनको क्या करते हैं? एकत्रित और प्रतिवेदन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, यदि कुल लागत 260 रुपीज और कुल परिवर्तनशील लागत स्टार्टअप, आ, तो कुल स्थिर लागत क्या होगी यदि आउटपुट 100 इकाई है और बी आपकी 200 है? तो देखिए क्वेश्चन को समझो। पहली बात, मैंने इसको सही किया है। देखिए यहाँ पर परिवर्तनीय था, मैंने इसको परिवर्तन कर दिया। क्वेश्चन को दोबारा समझो और पढ़ो। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयोग ने ये कई कई बार पूछा हुआ है और आप इसका यकीन नहीं कर सकते ये क्वेश्चन कहाँ तक पूछा जा चुका है। ये लेकर आपके टीजीटी पीजीटी से ये आपका यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए अगर इसकी बात करें क्वेश्चन की कह क्या रहा है, देखिए दो तरह की लागत होती है। ठीक है, लागत आपकी दो तरह की होती है, एक वेरिएबल होती है और एक होती है आपकी फिक्स। दोनों को कुल मिलाकर यहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है? 260। ठीक है, अब ये यूं कह रहे हैं, चाहे तो आप 100 यूनिट बना लो, ऐसे कह लो कि 100 डब्बे बना लो, 100 बॉक्स बना लो, चाहे आप 200 डब्बे बना लो। दोनों ही कंडीशन में जो टोटल कॉस्ट आ रही है, जो टोटल खर्चा आ रहा है, टोटल कॉस्ट 260 रुपये आ रही है। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 260 रुपये आ रही है। 200 यूनिट बनाओ या आपकी 100 यूनिट बनाओ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? 260 ही आपका खर्चा आ रहा है। तो देखिए, आप चाहे 100 यूनिट बनाए, चाहे 200 यूनिट बनाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी यूनिट चाहे 200 हो, चाहे आपकी यूनिट 100 हो, सॉरी, चाहे आपकी यूनिट 100 बने या 200 बने, चाहे आप यूनिट 100 बनाए या 200 बनाए, दोनों की कॉस्ट क्या आ रही है? 260 आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए अगर आप देखेंगे 200 200 में 260 में से यदि आप माइनस करेंगे 200 को, अब आप 200 क्यों कर रहे हैं? देखिए ये भी, ये क्या है आपकी, ये पहले आपकी कॉस्ट कितनी आ रही थी? 260 आ रही थी, और आप यूनिट कितने बना रहे हैं? 200 या 100 यूनिट बनाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो कितना डिफरेंस आ रहा? 60 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि 60 जो है, 60 डिफरेंस आ रहा है। तो 60 क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। 60 क्या है आपकी? 60 यहाँ पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। आप इसको किससे देख सकते हैं? आप इसे एग्जाम्पल से भी देखते हैं, उससे ऑप्शन से भी देख सकते हैं। मान लेते हैं 200 है आपकी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 200। तो चाहे आप 100 यूनिट बनाओ, चाहे आप 200 यूनिट बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो आपकी 200 है दोनों में। ठीक है, लेकिन 100 यूनिट में भी 260 आ रही है और इसमें भी 260 आ रही है, तो इसका मतलब 200 200 तो क्या होगी दोनों में? दोनों में होगी या कॉमन। तो 60 का तो डिफरेंस आ रहा है, तो 60 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। 60 क्या है आपकी? वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर आप 260 से 200 माइनस करेंगे
तो ये आपकी आ जाएगी 60। तो 60 रुपये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। और हमने यहाँ बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60 प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी मान के चले हम? 200। तो कितना टोटल आएगा आपका? 260 आ जाएगा। इसका मतलब 200 क्या है आपकी? फिक्स कॉस्ट। और अगर यहाँ पर आप 100 को मान कर चलेंगे तो 60 तो होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। और अगर आप 260 में से 100 को मानकर चलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी फिर आपकी? फिक्स नहीं आ रही। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ए ही होगा। ठीक है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। 260 में से माइनस करना है 200 को, और 60 आपकी वेरिएबल आ जाएगी, तो 200 आपकी फिक्स कॉस्ट होगी। तो ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत लागत निर्धारण में अंशदान किसके बराबर होता है? जब आप सीमांत लागत का निर्धारण करते हैं तो उसमें अंशदान किसके बराबर होता है? बिक्री माइनस स्थिर लागत के, या बिक्री माइनस परिवर्तनशील लागत के, या बिक्री माइनस लाभ के बराबर होता है, या बिक्री माइनस परिवर्तनशील लागत प्लस स्थिर लागत? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जो बिक्री होती है उसमें से आप परिवर्तनशील लागत हटा दो तो वो आता है आपका सीमांत लागत निर्धारण हो जाता है। उसका मार्जिनल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, जो मार्जिनल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका आ जाता है। तो ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है। तो श्रमिकों की कुशलता में द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इंक्रीज इन टाइम बेस्ड वेजेस सिस्टम से, या वर्क एफिशिएंसी इन द वर्क बेस से, कार्य कुशलता मजदूरी से, या इन द जॉब बेस्ड वेजेस सिस्टम से, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, वर्क एफिशिएंसी इन द वर्क बेस्ड। कार्य कुशलता मजदूरी पद्धति में जो मजदूर होते हैं उनकी, श्रमिक होते हैं उनकी उनकी कुशलता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मद को वितरण लागत में सम्मिलित किया जाता है। तो वितरण लागत में किसको सम्मिलित किया जाएगा? विज्ञापन को किया जाएगा, या प्रेषण लिपिक का वेतन, या निविदा तैयार करने की लागत, या नन ऑफ द अबव? सही ऑप्शन होगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग टेंडर। तो निविदा तैयार करने की लागत को शामिल किया जाता है वितरण लागत में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारखाना उपरी व्यय निम्न में से किसके बराबर होता है? कारखाना माइनस लागत मूल लागत, कारखाना लागत प्लस मूल लागत, कारखाना लागत प्लस प्रत्यक्ष लागत, या कारखाना लागत प्लस प्रत्यक्ष लागत? तो किसके बराबर होता है? आपका ये होता है ऑप्शन ए, फैक्ट्री कॉस्ट माइनस प्राइम कॉस्ट, कारखाना माइनस मूल लागत। ठीक है, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन प्रीमियम योजना सुधरा हुआ रूप है। रोमन प्रीमियम प्लान इज द अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ, इसका है टेलर मेथड का, जेंट बोनस प्लान का, हैसले इंटरेस्ट मेथड का, या नन ऑफ द अबव? तो सही ऑप्शन होगा आपका हैसले इंटरेस्ट मेथड। जो हाल से पर ब्याज पद्धति थी उसका ही सुधरा हुआ रूप क्या है आपका? रोमन प्रीमियम प्लान। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधारभूत लागत बनती है, बेसिक कॉस्ट इज मेड अप ऑफ ईच मटेरियल्स। तो किससे बनती है? डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष सामग्री, ये डायरेक्ट मटेरियल होगा, प्लस प्रत्यक्ष लेबर, और प्लस प्रत्यक्ष व्यय इससे, या डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट नहीं होता है, तो ये अब दोनों से। तो ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट, ये होगा आपका डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ होगा डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ तो लेबर है, मटेरियल और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय इसके बराबर होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेम्स बोनस योजना मिश्रित रूप है। तो ये किसका मिश्रित रूप है? रोवन तथा टेलर की योजना का, हाल से तथा रोवन की योजना का, या हाल से तथा टेलर की योजना का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, हाल से और टेलर की योजना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रशासन एवं प्रबंध ऊपरी व्यय प्रतिशत के रूप में वसूली किए जाते हैं। प्रत्यक्ष सामग्री के, प्रत्यक्ष मजदूरी के, मूल लागत के या कारखाना लागत के। तो ये होता है आपका फैक्ट्री कॉस्ट, कारखाना लागत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है? अधिकतम सीमा का, न्यूनतम सीमा का, पुनः आदेश स्तर का, या अवलोकि सभी का। तो ये होगा इनका सभी का। चाहे आप अधिकतम सीमा देखें, न्यूनतम सीमा देखें या पुनः आदेश स्तर देखें, सभी में, सभी में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? किसका निर्धारण करते समय? समय सामग्री उपयोग की दर। समय सामग्री उपयोग की दर सबसे इन सभी में ज्यादा जरूरी होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, अपना अधिक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में समूह में कौन सा व्यवसाय के प्रत्यक्ष व्यय है? तो प्रत्यक्ष व्यय देखना है, व्यवसाय का प्रत्यक्ष व्यय कौन सा है? सैलरी, वेजेस एंड शॉप रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीफोन बिल्स, वेजेस इनपुट्स, व्हीकल्स एंड लोकल टैक्सेस, या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या होगा? देखिए यहाँ पर पूछा है प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सैलरी नहीं होता है, शॉप रेंट ये आपके इनडायरेक्ट होते हैं दोनों। वेजेस डायरेक्ट होता है तो ये नहीं होगा। स्टेशनरी, पोस्टेज और टेलीफोन ये भी आपके इनडायरेक्ट हैं सभी। वेजेस डायरेक्ट, इनपुट डायरेक्ट है, व्हीकल एंड लोकल टैक्सेस ये आपके डायरेक्ट में आते हैं। तो सी, ऑक्ट्री को यहाँ पर आपको लोकल टैक्सेस भी कह दिया गया है। ठीक है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, मजदूरी, आगत वाहन और स्थानीय कर। ठीक है, जैसे चुंगी लगती है, ठीक है, चुंगी लगती है। तो इन सबको क्या कहते हैं? ये क्या होते हैं? आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी विश्लेषण लाभ नियोजन के लिए एक दृष्टिकोण है, एबीसी, या वित्तीय विश्लेषण के लिए एक तकनीक है, या इन्वेंट्री नियंत्रण की एक तकनीक है, या लाभ निर्धारण की एक तकनीक है? तो ये एक टेक्निक है आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल की। ठीक है, अ टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री इज कंट्रोल। तो वो होती है आपकी एबीसी एनालिसिस। तो ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। तो एबीसी एनालिसिस क्या है? आपका इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है, इसको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का लास्ट। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए एवं नीचे दिए गए उत्तर संकेत के अनुसार अपना उत्तर दीजिए। प्रेरणात्मक मजदूरी योजना का निम्नलिखित लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य है? श्रमिकों का आत्मबल बढ़ाना, इकाई लागत में कमी करना, पूंजी की लागत में कमी करना, या ह्रास को कम करना। तो इनमें से आंसर क्या होगा? आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, आप इसके कोड दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा, इसके कोड होंगे तो इसका सही कोड होगा, आपका सही कोड होगा इसका। देखिए फर्स्ट सही है, श्रमिकों का आत्मबल बढ़ता है, ये बात सही है। और आपका इकाई लागत में कमी आती है, ये भी ठीक है। लागत में कमी करना नहीं होता और ह्रास कम करना भी नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं, एक और है, अधिक कार्य करने वाले को अधिक पारिश्रमिक मिलता है। इसमें क्या होता है? जो अधिक कार्य करता है, अधिक कार्य करने वाले को, करने वाले को अधिक पारिश्रमिक मिलता है, करने वाले को अधिक पारिश्रमिक कह दो या वेतन, वेतन मिलता है। ठीक है, तो ये पूछा था प्रेरणात्मक मजदूरी योजना के निमित्त में क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? कि जो ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा सैलरी मिले, ज्यादा उसको वेतन मिले, आत्मबल बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े उनमें, मोरल इंक्रीज हो, और जो आपकी लागत है वो भी कम हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।